नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 89 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 90 को देखेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है, उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों, पहले हम लोग नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं। यह हमारे संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में मौजूद है। तो दोस्तों, गांधीवादी दर्शन पर आधारित इसमें से मजदूरों का संघ, जो कि आर्टिकल नंबर 43 में चर्चित है, यह हमारे गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत का गठन, जो कि आर्टिकल नंबर 40 में है, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल नंबर 43, वहीं कृषि एवं पशुपालन का संगठन, जो कि आर्टिकल नंबर 48 में है, ये सभी गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, वित्त आयोग के सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है। वित्त आयोग का गठन दोस्तों आर्टिकल नंबर 280 में चर्चित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी यानी भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है, यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। दोस्तों, यह राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होते हैं। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कोई भी वेतन नहीं मिलता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उनका नॉलेज होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं भारत के महान्यायवादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोका कोला जैसे पेय पदार्थ में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। तो यह दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल के वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पॉजिट्रॉन। दोस्तों, पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसका आवेश जो है वो धनावेश युक्त होता है। साथ ही दोस्तों, यह बीटा कण के बराबर चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है। तो वो हो जाएगा कपास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। जबकि केस, लूता रेशा और खुर, यानी कि जो जानवर के पैर के खुर होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोटीन से बने होते हैं। दोस्तों, प्रोटीन अमीनो एसिड स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल नहीं है। दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन और थोड़ा पीला तरल पदार्थ होता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HNO3, जो कि एक अत्यधिक अम्लीय पदार्थ और मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, फॉलबैक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। दोस्तों, फॉलबैक शब्द यह कुश्ती से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुश्ती। फॉलबैक का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, इसका अर्थ होता है पीछे हटने की क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, एक तरफ दर्रा और दूसरी तरफ राज्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है सिपकिला दर्रा, जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है बोमडिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है नाथुला, जो कि सिक्किम में स्थित है और यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा।
दोस्तों नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम में स्थित दर्रा है, वही जोजिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये सही सुमेलित है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है, जो सुमेलित नहीं है, और यही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी, कॉप मिट्टी या फिर कछाड़ी मिट्टी भी कहते हैं। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर फैला हुआ है। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास स्थल इसमें से पंपास जो है वो नहीं है। पंपास एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। वहीं सवाना, कंपोज और लानोस ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी कि नीरी निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यह महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, तो नीरी की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों नीरी जो है एक वित्त पोषी संस्था है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। यह एक व्यावहारिक पर्यावरण कार्यक्रम था जिसमें दोस्तों 17 साल से लेकर 24 साल तक के युवाओं को पर्यावरण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था और उस पर्यावरण से जुड़े कार्य 6 महीने तक करने को दिया जाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद होता है। दोस्तों समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पाद फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय कुंजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुंजनेट वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों इसका आकार जो है वह उल्टा यू के तरह होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उल्टा यू आकार का। दोस्तों यह वक्र पर्यावरणीय गुणवत्ता और आर्थिक विकास के बीच संबंध को दर्शाने का काम करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रीक बौद्ध कला के नाम से गांधार कला को जाना जाता है। गांधार कला जो है वो प्राचीन यूनानी कला और बौद्ध कला का एक मिश्रण है। वहीं पे मथुरा कला की बात करें तो यह पूर्णतः भारत में निर्मित कला है। गांधार कला और मथुरा कला ये दोनों कला दोस्तों कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में प्रचलित हुआ था, यानी विकसित हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांधार कला। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों चंगेज खान भारत की सीमाओं पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इल्तुतमिश। दोस्तों चंगेज खान ख्वाजिम शाह के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए 1220-21 में सिंध पर आक्रमण कर दिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए इलाही की मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों दीन-ए इलाही का मूल उद्देश्य था विभिन्न धर्मों के बीच के मतों को सुलझाना, यानी कि सार्वभौमिक भाईचारा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बंधुत्व। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी तीसरे कांग्रेस
सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे, जो कि मद्रास में आयोजित हुई थी। और ये कब हुई थी? तो 1887 ईस्वी में। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो दोस्तों इसकी स्थापना AO के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता के ठीक पहले हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। वहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह दोस्तों दांडी मार्च के साथ, यानी 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू हुआ था और यह 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि नामक पुस्तक यह कविताओं का संग्रह है और यह बंगाली भाषा में लिखी गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कविताओं का संग्रह। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में नादिर शाह ने आक्रमण किया और मयूर सिंहासन को ईरान लेकर चले गए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरी के सहयोग से कहाँ की गई? तो दोस्तों तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह 1819 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी और यह सभा स्त्री शिक्षा के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल के भीमबेटका को, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। दोस्तों यह यानी कि भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है अगर पूछे तो यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों या फिर शैल आश्रमों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमबेटका। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो दोस्तों भारत में नियोजित विकास का विरोध गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को राज्य और केंद्रीकृत नियोजन पर संदेह था, इसी वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक, जो कि दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है, का लेखक कौन है? तो दोस्तों हाउ डेमोक्रेसी डाई पुस्तक के लेखक स्टीवन लेविटस्की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूकंप में एक एसवेव यानी कि द्वितीयक तरंग केवल यात्रा कर सकती है। तो दोस्तों पहले हम लोग जान लेते हैं, भूकंप में 3 तरह की तरंगें होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, जिसमें पी तरंग और एल तरंग यह दोनों जो है वो तरल, गैस और ठोस तीनों में गमन करती है, जबकि एस तरंग जो है वो ठोस सामग्री में ही गमन करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें पी तरंग और एस तरंग की, तो दोस्तों पी तरंग और एस तरंग पृथ्वी के अंदर तेज गति से यात्रा कर सकती है, जबकि एल तरंग पृथ्वी के सतह के करीब धीमी गति से यात्रा करती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शैवाल के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेमिनेरिया नामक शैवाल के खाने से घेंघा रोग नहीं होता है। दोस्तों लेमिनेरिया एक भूरा समुद्री शैवाल है जिसमें आयोडीन, आयरन और पोटेशियम की मात्रा विद्यमान होती है। तो घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी से होता है और लेमिनेरिया में आयोडीन पाया जाता है। इसीलिए जब लेमिनेरिया नामक शैवाल खाता है तो लोग घेंघा रोग होने से बच जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो दोस्तों सेल समूह की आयु यूरेनियम विधि के द्वारा मापा जाता है। वहीं जीवाश्म का पता कार्बन डेटिंग यानी C14 के द्वारा लगाया जाता है। तो
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरेनियम विधि। अगला प्रश्न है, म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, HCl। दोस्तों म्यूरिएटिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक जलीय घोल है जिसकी गंध तीखी होती है। यह हवा से भारी होता है और जल में बहुत ही जल्दी घुलनशील होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो दोस्तों Ag यानी कि सिल्वर चांदी का निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Ag। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो दोस्तों यह यकृत में भंडारित रहता है, यकृत और मांसपेशियों में। दोस्तों जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती है तब यकृत क्या करता है, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित कर लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्वानोडर्मिटा। दोस्तों इक्वानोडर्मिटा समुद्री अकशेरुकीय का एक समूह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है केंद्रिका। केंद्रिका के खोज करता है फेलिक फोंटाना, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है पुनरावर्त सिद्धांत, जिसके खोज करता है अर्नस्ट हैकेल, ये भी सही है। तीसरा है पेनिसिलियम। पेनिसिलिन का खोज करता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ना कि वाल्थर फ्लेमिंग, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चौथा है चेचक का टीका, इसकी खोज करता है एडवर्ड जेनर, ये भी सही सुमेलित है। गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत मिला हुआ है और इसमें यही पूछ रहा है सही सुमेलित कौन नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1990 के अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो दोस्तों 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकारिया आयोग। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो दोस्तों समवर्ती सूची में शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये तीनों शामिल हैं, जबकि जन स्वास्थ्य जो है दोस्तों यह राज्य सूची का विषय है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि राज्यपाल के संबंध में सही कौन सा कथन है। पहला है वह विधानमंडल का अंग होता है, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों, राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। दूसरा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये भी सही है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वहीं पे तीसरा है वह मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, तो ये भी सही है, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, वो किसी भी दंड को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं पर क्षमा नहीं कर सकते। मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है और यह आर्टिकल नंबर 72 में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ गठन वर्ष है। पहला है नागालैंड। नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है गोवा। दोस्तों गोवा का गठन 1987 ईस्वी में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा है सिक्किम। सिक्किम का गठन 1975 ईस्वी में हुआ था, ना कि 74 में, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 ईस्वी को 36वें संविधान संशोधन के तहत गठन हुआ था और यह 22वां राज्य बना था भारत का, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं पे मिजोरम का गठन वर्ष है 1987, तो ये सही सुमेलित है। इसमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, जो कि गलत ही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज को बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसको संबोधित कर कहा था? तो दोस्तों यह कथन भारत के उस टाइम के सचिव रहे थे लॉर्ड माउंटेन, उन्होंने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? तो यह दोस्तों मसाला बाउंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसाला बाउंड। दोस्तों जुलाई 2016 में HDFC पहली ऐसी भारतीय कंपनी बनी जिसने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मसाला बाउंड जारी किए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के लिए पूरा नामक सतत विकास रूपरेखा को भी तैयार कर लिया था इन्होंने। और पूरा क्या है? तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा प्रदान करना, ये पूरा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन है, इसमें से कौन सा उत्पादन का क्रियाशील साधन है? तो वो है श्रम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम। दोस्तों जिसे सक्रिय साधन माना गया है, वहीं पे भूमि को उत्पाद का निष्क्रिय साधन माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स लागू किया गया? तो दोस्तों यह राजा चेलैया समिति के द्वारा सेवा कर लागू किया गया था। सेवा कर होता क्या है? तो दोस्तों सेवा कर बेसिकली ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर होता है। दोस्तों सबसे पहले सेवा कर 1994 ईस्वी में पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा चेलैया समिति। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। तो दोस्तों वंदे मातरम को पहली बार 1896 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहीं पर गाया गया था। किसके द्वारा गाया गया था ये आप हमको कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों उस समय यानी 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा किया जा रहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहीमतुल्लाह एम सयानी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया? तो दोस्तों भारत के रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा, जिसकी लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर तक है, जो कि लेह को मनाली से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में मौजूद है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संघाई। इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में ब्राज़ील के फोर्टलेजा में हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार से बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा था, उसके बाद शिवहर, फिर अरवल और फिर लखीसराय है। तो सबसे कम शेखपुरा में, उससे थोड़ा ज़्यादा शिवहर, फिर थोड़ा ज़्यादा अरवल और उससे ज़्यादा लखीसराय में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।